आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज बात होगी फिर से अर्थव्यवस्था की, क्योंकि देश इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक और कोरोना वायरस का संकट है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, जिसको लेकर फिक्र जाहिर करने का दौर भी जारी है। शुक्रवार को यानी कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बात की और इस बातचीत के दौरान अर्थव्यवस्था के कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस बातचीत के केंद्र में देश की आर्थिक नीतियों की खामियां थी, गांव थे, किसान थे और महिलाएं थी। चर्चा के दौरान अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने इनफॉर्मल और रूरल सेक्टर की आर्थिक नीतियों से जुड़े कुछ सवालों को हवा दी, जिन्होंने पूछने पर मजबूर कर दिया कि आपदा में मिलेंगे अवसर। इसी पर हम आपसे मेहमान से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के लिए ही सिर्फ संकट नहीं खड़ा किया, बल्कि इसने आर्थिक नीतियों की खामियों को भी उजागर किया है। ऐसा कहना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और जाने माने अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने आर्थिक नीतियों में मौजूद खामियों की चर्चा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी है। 1,000-mile journey. That's the saddest part of the whole thing that coronavirus has revealed us. So we have to recognize these people. The economics doesn't recognize these people. They call it informal sector. Informal sector means we have nothing to do with them. They are not part of the economy. Economy begins with the formal sector. We are busy with the formal sector. So मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर रहे हैं, जो काफी सफल रहा, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को नए आयाम मिले। इनके बनाए गए मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा भी था। मोहम्मद यूनुस ने भारतीय अर्थव्यवस्था में रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी सुझाव दिए हैं। In the rural economy is the supplier of the labor, is the labor producing factory, and they will be sending to their people to the cities to find a job. If you don't find a job, you have a bad luck, and you rot there inside the city. अनलॉक के जरिए देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। ऐसे में पुरानी स्थिति बहाल करने को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की राय इसे लेकर अलग है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एशिया के देशों के लिए नीतियां बनाते वक्त अलग नजरिया रखना जरूरी है। So I said coronavirus gave us a respite, gave us a window of thinking, and we have a choice now, whether we go to the terrible world, which is going to destroy itself anyway, or we go someplace else, which can build a new world, where there'll be no global warming, no wealth concentration, no unemployment. It's possible. राहुल गांधी और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के बीच हुई करीब इस आधे घंटे की चर्चा में बातचीत समाज के जातिगत बंटवारे से लेकर गरीब अमीर के बीच आर्थिक खाई पर भी हुई। लेकिन इस चर्चा का निचोड़ गांव से डेवलपमेंट, गरीबों के लिए विकास और महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के बढ़ाने पर फोकस करना था। कोरोना महामारी को एक अवसर के तौर पर देखना और देश को नई राह पर ले जाने की सोच पैदा करने पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल ये है कि क्या देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सवाल नंबर दूसरा ये भी है कि यहाँ पर क्या असंगठित क्षेत्र के लिए हमारी आर्थिक नीतियां कमजोर हैं। सवाल नंबर तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बदलनी चाहिए आर्थिक नीतियां। और सवाल नंबर चौथा कि क्या हमारे ग्रामीण बैंकों को सफल कहा जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या हो रही है महिला उद्यमों की अनदेखी। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि काफी अहम विषय है और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल है जो अपना विचार रखेगा, जिसमें आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हमारे सरकार के रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर आईएएस रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सुशील जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय शंकर पांडे जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि आज ये जो राहुल गांधी ने बातचीत की है, हालांकि वो तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो बार बार यहाँ पर सरकार का जो को ये बार बार केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान उनका अर्थव्यवस्था पर खींचना चाह रहे हैं, इसलिए लगातार उनकी बातचीत का ये दौर जारी है। आज जो बातचीत हुई है उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने की सरकार बार बार बात करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग नजर आती है। तो क्या लगता है इसमें नीतियों में चेंजेस करने की जरूरत है? देखिए दीपाली जी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात पिछले 30-40 साल से की जा रही है। और जो भी सरकार आती है सबसे पहले वो गरीबों को याद करती है, ग्रामीण क्षेत्र को याद करती है और महिलाओं को याद करती है और उद्योग बढ़ाने की बात करती है। लेकिन अगर आप पिछले 30 सालों का देख लें तो वर्ष 91 में जो सुधार हुए, जिनको लेकर आज तक हम लोग अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, और अच्छा काम हुआ था कि हमने लाइसेंस राज हटाया, बहुत अच्छा हुआ। वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, उसको ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद से कोई भी नया काम आप देखें अगर हो पाया हो तो कम से कम मुझे याद नहीं। मैं भी इस व्यवस्था में करीब 38 साल तक इस सिस्टम में रहा हूँ, और जब मैंने सेवा शुरू की तो उस समय ग्राम्य विकास के नाम पर बहुत बड़ी योजनाएं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थी, और वो कमोबेश उनका नाम बदल बदल के वही चीज़ें चल रही। तो बदलाव के नाम पर पिछले 40 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उनके नाम बदलते हैं, कार्यक्रमों के नाम बदलते हैं। आप पहली जो मुझे साफ दिखती है कमी वो ये कि ग्रामीण क्षेत्र को जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम ये बात लगता है हमें ग्राम में आदमी नहीं बसते, औरतें नहीं रहती, वहाँ कुछ और बसते हैं। क्यों? शहर के नाम पर हमें सब कुछ सुविधाएं दिखती हैं। हम शहर के लिए, विकास के लिए नगर पालिका भी बनाते हैं, हम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाते हैं, हम तमाम तरह की संस्था खड़ी करते हैं। और जैसे ही गांव का नाम आता है वैसे ही 500 साल पुरानी ग्राम सभा याद आ जाती है, और उसके नाम पर आप 70% जो जनता है उसके विकास की बात करने लगते हैं। ये व्यवस्थाएं उनको गांव के विकास के लिए समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इनमें कोई भी दम नहीं है। इनके नाम पर अगर देश अभी भी ग्राम का विकास करने की बात कर रहा तो वही होगा जो हो रहा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, देखिए जो आज की स्थिति इकोनॉमिक स्थिति आई है, इसके लक्षण पिछले 20 साल से दिख रहे थे। आपकी अर्थव्यवस्था कभी 6-7% पहुंच जाती थी, बड़ी मुश्किल से 8% 1-2 बार रही। इन्फ्लेशन आपका 5-6% हमेशा रहता था। आप कुछ ग्रोथ ज़्यादा नहीं करते रहे, लेकिन हमारे देश में जब कुछ नहीं हो रहा था तो उसके लिए बहुत दिखने लगा था। मेरा साफ कहना है कि हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। जो भी आप देखिए आर्थिक नीति बनाई जाती है वो उद्योग को लेकर बनाई जाती है, बड़े उद्योगों को लेकर बनाई जाती है, बड़े उद्योगपतियों को लेकर बनाई जाती है। बनाइए, देखिए बड़े उद्योग बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 70% लोगों की बात करें, कोई आज पिछले 30-35 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिस पर आज हम सर उठा के कहें कि हमने बहुत बढ़िया नीति बनाई और ग्रामों का विकास होगा। इसी का नतीजा है कि गाँव की हालत बद से बदतर हो गई। आप कभी गांव में जाके देखिए, मैं तो इधर हाल में 500-600 गांव में गया हूं, एकदम नंगे धड़ंगे हो गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं। वहां पर खेती सिर्फ होती है, इसलिए क्योंकि खेत उठाकर आप शहर नहीं ले जा सकते, सिर्फ खेती होती है, बाकी कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई लगभग शून्य है, अस्पताल दवा लगभग शून्य है, मजदूरी करने लोग गांव से बाहर चले जाते हैं और खेती होती है। हम लोगों ने, देखिए मैं इसको बात दोहराऊंगा कि मैं अपने बचपन की बात याद रखता हूं, जब हमारे ही गांव में जहां के हम लोग रहने वाले थे, वहां पर कम से कम 50 उद्योग मुझे याद है वहां चलते थे। लेकिन हमारी इन नीतियों ने की यह हालत है कि आज गांव में कुछ भी नहीं बचा। तो मोटे तौर पर समय आ गया है कि जब हमारे देश की स्थिति को देखकर हम लोग नई नीति बनाएं और ये गांव को अलग करके न देखें। वहां पे भी लोग रहते हैं, हाड़ मास के लोग रहते हैं, और उन्हें भी वही सब चाहिए जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और लखनऊ और कानपुर के लोगों को चाहिए। इस विभेद को खत्म करें। और तीसरी बात मैं अंतिम कहूंगा कि जो अर्थशास्त्री लोग हैं, देखिए वो थ्योरी देते हैं।
समय आ गया है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में इसे लाने के लिए जो अनुभव लोगों के पास है उसका प्रयोग किया जाए। अर्थशास्त्री सब अच्छी बात कहते हैं, ये करिए वो करिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें निर्णय लेने की क्षमता मुझे लगता है बची ही नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है कि यहाँ पर अनुभवों को बहुत जरूरी है, उसको साझा करने की जरूरत है और वो जब रहेगा तब जाकर ये नीतियां सफल हो पाएंगी। यहाँ पर आलोक रंजन जी, एक बात और ये निकल के आती है, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वो तो पहले से ही आत्मनिर्भर है। तो जो आप आत्मनिर्भर पहले से ही है उसको आगे करने में क्यों हम इतने पिछड़ते जा रहे हैं? देखने वाली बात है जो अभी विजय शंकर पांडे जी ने भी आपके सामने बात रखी कि बहुत प्रयास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि योजनाएं नहीं लागू की गई हैं और प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन जितना असर होना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उतना शायद नहीं हो पाया है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, अगर आप आंकड़े देखिए तो 1995 के आसपास की और इस बातचीत के दौरान अर्थव्यवस्था के कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस बातचीत के केंद्र में देश की आर्थिक नीतियों की खामियां थी, गांव थे, किसान थे और महिलाएं थी। चर्चा के दौरान अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस ने इनफॉर्मल और रूरल सेक्टर की आर्थिक नीतियों से जुड़े कुछ सवालों को हवा दी, जिन्होंने पूछने पर मजबूर कर दिया कि आपदा में मिलेंगे अवसर। इसी पर हम आपसे मेहमान से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के लिए ही सिर्फ संकट नहीं खड़ा किया, बल्कि इसने आर्थिक नीतियों की खामियों को भी उजागर किया है। ऐसा कहना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और जाने माने अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने आर्थिक नीतियों में मौजूद खामियों की चर्चा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी है। And then on foot, 1,000-mile journey. That's the saddest part of the whole thing. That's what the coronavirus has revealed us. So we have to recognize these people. The economics doesn't recognize these people. They call it informal sector. Informal sector means we have nothing to do with them. They are not part of the economy. Economy begins with the formal sector. We are busy with the formal sector. So मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर रहे हैं, जो काफी सफल रहा, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को नए आयाम मिले। इनके बनाए गए मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा भी था। मोहम्मद यूनुस ने भारतीय अर्थव्यवस्था में रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी सुझाव दिए हैं। in the rural economy is the supplier of the labor, is the labor producing factory. And they will be sending to their people to the cities to find a job. If you don't find a job, you have a bad luck and you rot there inside the city. अनलॉक के जरिए देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। ऐसे में पुरानी स्थिति बहाल करने को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की राय इसे लेकर अलग है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एशिया के देशों के लिए नीतियां बनाते वक्त अलग नजरिया रखना जरूरी है। So I said coronavirus gave us a respite, gave us a window of thinking, and we have a choice now whether we go to the terrible world which is going to destroy itself anyway, or we go someplace else which can build a new world where there'll be no global warming, no wealth concentration, no unemployment. It's possible. राहुल गांधी और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के बीच हुई करीब इस आधे घंटे की चर्चा में बातचीत समाज के जातिगत बंटवारे से लेकर गरीब अमीर के बीच आर्थिक खाई पर भी हुई। लेकिन इस चर्चा का निचोड़ गांव से डेवलपमेंट, गरीबों के लिए विकास और महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के बढ़ाने पर फोकस करना था। कोरोना महामारी को एक अवसर के तौर पर देखना और देश को नई राह पर ले जाने की सोच पैदा करने पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल ये है कि क्या देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सवाल नंबर दूसरा ये भी है कि यहाँ पर क्या असंगठित क्षेत्र के लिए हमारी आर्थिक नीतियां कमजोर हैं। सवाल नंबर तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बदलनी चाहिए आर्थिक नीतियां। और सवाल नंबर
चौथा कि क्या हमारे ग्रामीण बैंकों को सफल कहा जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या हो रही है महिला उद्यमों की अनदेखी। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि काफी अहम विषय है और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल है जो अपना विचार रखेगा, जिसमें आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हमारे सरकार के रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर IAS रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सुशील जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय शंकर पांडे जी आपका रुख करते हैं क्योंकि आज ये जो राहुल गांधी ने बातचीत की है, हालांकि वो तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो बार बार यहाँ पर सरकार का जो को ये बार बार केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान उनका अर्थव्यवस्था पर खींचना चाह रहे हैं, इसलिए लगातार उनकी बातचीत का ये दौर जारी है। आज जो बातचीत हुई है उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने की सरकार बार बार बात करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग नजर आती है। तो क्या लगता है इसमें नीतियों में चेंजेस करने की जरूरत है? देखिए दीपाली जी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात पिछले 30-40 साल से की जा रही है और जो भी सरकार आती है सबसे पहले वो गरीबों को याद करती है, ग्रामीण क्षेत्र को याद करती है और महिलाओं को याद करती है और उद्योग बढ़ाने की बात करती है। लेकिन अगर आप पिछले 30 सालों का देख लें तो वर्ष 91 में जो सुधार हुए, जिनको लेकर आज तक हम लोग अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं और अच्छा काम हुआ था कि हमने लाइसेंस राज हटाया, बहुत अच्छा हुआ। वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, उसको ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद से कोई भी नया काम आप देखें अगर हो पाया हो तो कम से कम मुझे याद नहीं। मैं भी इस व्यवस्था में करीब 38 साल तक इस सिस्टम में रहा हूँ और जब मैंने सेवा शुरू की तो उस समय ग्राम्य विकास के नाम पर बहुत बड़ी योजनाएं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थी और वो कमोबेश उनका नाम बदल बदल के वही चीज़ें चल रही। तो बदलाव के नाम पर पिछले 40 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उनके नाम बदलते हैं, कार्यक्रमों के नाम बदलते हैं। आप पहली जो मुझे साफ दिखती है कमी वो ये कि ग्रामीण क्षेत्र को जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम ये बात लगता है हमें ग्राम में आदमी नहीं बसते, औरतें नहीं रहती, वहाँ कुछ और बसते हैं। क्यों? शहर के नाम पर हमें सब कुछ सुविधाएं दिखती हैं। हम शहर के लिए विकास के लिए नगर पालिका भी बनाते हैं, हम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाते हैं, हम तमाम तरह की संस्था खड़ी करते हैं और जैसे ही गांव का नाम आता है वैसे ही 500 साल पुरानी ग्राम सभा याद आ जाती है और उसके नाम पर आप 70% जो जनता है उसके विकास की बात करने लगते हैं। ये व्यवस्थाएं उनको गांव के विकास के लिए समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इनमें कोई भी दम नहीं है। इनके नाम पर अगर देश अभी भी ग्राम का विकास करने की बात कर रहा तो वही होगा जो हो रहा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, देखिए जो आज की स्थिति इकोनॉमिक स्थिति आई है इसके लक्षण पिछले 20 साल से दिख रहे थे। आपकी अर्थव्यवस्था कभी 6-7% पहुंच जाती थी, बड़ी मुश्किल से 8% 1-2 बार रही। इन्फ्लेशन आपका 5-6% हमेशा रहता था। आप कुछ ग्रोथ ज़्यादा नहीं करते रहे, लेकिन हमारे देश में जब कुछ नहीं हो रहा था तो उसके लिए बहुत दिखने लगा था। मेरा साफ कहना है कि हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। जो भी आप देखिए आर्थिक नीति बनाई जाती है वो उद्योग को लेकर बनाई जाती है, बड़े उद्योगों को लेकर बनाई जाती है, बड़े उद्योगपतियों को लेकर बनाई जाती है। बनाइए, देखिए बड़े उद्योग बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 70% लोगों की बात करें, कोई आज पिछले 30-35 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिस पर आज हम सर उठा के कहें कि हमने बहुत बढ़िया नीति बनाई और ग्रामों का विकास होगा। इसी का नतीजा है कि गाँव की हालत बद से बदतर हो गई। आप कभी गांव में जाके देखिए, मैं तो इधर हाल में 500-600 गांव में गया हूं, एकदम नंगे धड़ंगे हो गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं। वहां पर खेती सिर्फ होती है, इसलिए क्योंकि खेत उठाकर आप शहर नहीं ले जा सकते, सिर्फ खेती होती है, बाकी कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई लगभग शून्य है, अस्पताल दवा लगभग शून्य है, मजदूरी करने लोग गांव से बाहर चले जाते हैं और खेती होती है। हम लोगों ने, देखिए मैं इसको बात दोहराऊंगा कि मैं अपने बचपन की बात याद रखता हूं, जब हमारे ही गांव में जहां के हम लोग रहने वाले थे वहां पर कम से कम 50 उद्योग मुझे याद है वहां चलते थे। लेकिन हमारी इन नीतियों ने की यह हालत है कि आज गांव में कुछ भी नहीं बचा। तो मोटे तौर पर समय आ गया है कि जब हमारे देश की स्थिति को देखकर हम लोग नई नीति बनाएं और ये गांव को अलग करके न देखें। वहाँ पे भी लोग रहते हैं, हाड़ मास के लोग रहते हैं और उन्हें भी वही सब चाहिए जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और लखनऊ और कानपुर के लोगों को चाहिए। इस विभेद को खत्म करें और
तीसरी बात मैं अंतिम कहूंगा कि जो अर्थशास्त्री लोग हैं, देखिए वो थ्योरी देते हैं, समय आ गया है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में इसे लाने के लिए जो अनुभव लोगों के पास है उसका प्रयोग किया जाए। अर्थशास्त्री सब अच्छी बात कहते हैं, ये करिए वो करिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें निर्णय लेने की क्षमता मुझे लगता है बची ही नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है कि यहाँ पर अनुभवों को बहुत जरूरी है, उसको साझा करने की जरूरत है और वो जब रहेगा तब जाकर ये नीतियां सफल हो पाएंगी। यहाँ पर आलोक रंजन जी, एक बात और ये निकल के आती है, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वो तो पहले से ही आत्मनिर्भर है। तो जो आप आत्मनिर्भर पहले से ही है उसको आगे करने में क्यों हम इतने पिछड़ते जा रहे हैं? आप देखिए, इसमें जो देखने वाली बात है जो अभी विजय शंकर पांडे जी ने भी आपके सामने बात रखी कि बहुत प्रयास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि योजनाएं नहीं लागू की गई हैं और प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन जितना असर होना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उतना शायद नहीं हो पाया है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर आप आंकड़े देखिए तो 1995 के आसपास की अगर आप फिगर देखिए तो गरीबी की रेखा के नीचे करीब 45% लोग थे, जो आज बताया जाता है केवल करीब 13% लोग ही हैं, और करीब 27 करोड़ लोग करीब 2005 से 2015 के बीच में बताया जाता है कि गरीबी की रेखा के ऊपर आए। तो ये नहीं कहना सही होगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना जरूर सही होगा कि जितना होना चाहिए था और जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से वो विकास शायद नहीं हो पाया है जी। अब इस समय मैं तो एक चीज ये समझता हूं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका आधार है कृषि। कृषि क्षेत्र ही आधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में हमारी जो जीएसडीपी है, जो हमारा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 25% जो है वो कृषि क्षेत्र से आता है, और 65% लोग जो हैं वो कृषि पर अपने जीवन को आधारित रखते हैं। तो सोचिए 65% लोग जिस चीज पे आधारित हैं वो 25% जीएसडीपी का दे रहा है, अपने आप में गरीबी की स्थिति जो है वो उसमें पैदा हो जाती है। तो अगर कृषि क्षेत्र में उत्थान होता है, कृषि में आय बढ़ती है, किसान की आय बढ़ती है, वहां विकास होता है, तो आप निश्चय ही समझिए कि लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आएंगे और काफी कुछ उसमें सुधार हो पाएगा। अब जो इधर बात हो रही है कि 1991 के रिफॉर्म्स, अभी विजय शंकर पांडे जी ने भी कहा, सबसे अहम कदम रहा है। उसके बाद से आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू हुआ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटी और इंडस्ट्रियल विकास हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिबरलाइज हुआ रेजीम। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी तेजी से विकास हुआ, लेकिन कहीं उन रिफॉर्म्स ने कृषि क्षेत्र को नहीं छुआ जी। कृषि क्षेत्र रह गया था अछूता, बिल्कुल उसमें कोई रिफॉर्म की बात नहीं की गई। और अब पहली बार इधर जो ये अभी पैकेज डिक्लेयर हुआ है, भारत सरकार ने जो आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है, उसमें मुझे दो चीजें मुझे जरूर पसंद आई कि जो कृषि क्षेत्र में उन्होंने, हालांकि ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है, ये ऐसा नहीं है कि तात्कालिक कोरोना में राहत पहुंचा दे, तात्कालिक तो नहीं पहुंचाएगा, जबकि अभी हो सकता है आवश्यकता थी तात्कालिक राहत देने की, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाया काफी हद तक, और एपीएमसी को ये नहीं समझा कि आपको मंडी में ही आके सामान बेचना है, आप सीधे किसान जो है कंज्यूमर को बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करी, ये महत्वपूर्ण एक सुधार का कार्यक्रम है। इससे कुछ अनलॉक होगा जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि देखिए अगर किसान जुड़ जाएगा उद्योग से, तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लूं, वैसे पूरे भारत में ये लागू होगा। अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया जाए, वो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक हब बन जाए, जहां सीधे किसान वही उत्पाद करे जो कि इंडस्ट्री को चाहिए, वैसा ही आलू बनाए जो आलू की चिप्स बनाने वाले को चाहिए, और आलू की चिप्स की फैक्ट्री नजदीक किसी क्षेत्र में लग जाए, तो आप समझिए कितना ज्यादा विकास, ये मैंने उदाहरण दिया, पर कितना ज्यादा विकास इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। तो ये मुझे एक बिल्कुल एक समझ में आ रहा है रास्ता विकास का, कि जो अभी जो ये सुधार कार्यक्रम घोषित हुए हैं, इसको अगर और आगे बढ़ाया जाए और सही माने में लागू किया जाए, तो वास्तव में एक विकास की रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है वो खुल के सामने आ पाएगी, और अधिक रोजगार मिलेगा और काम होगा। अब देखिए कृषि क्षेत्र में एक चीज और कह दूं मैं, इसके पहले कि आप और आगे बढ़े दूसरे वक्ता के पास, कि हमारे कृषि में एक चीज ये रही है कि स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग रही है। 90% लोगों के पास स्मॉल होल्डिंग से 0.8 हेक्टेयर, वो वायबल ही नहीं है अपने आप में। तो वो कैसे ना मार्केटिंग कर सकता है अपने प्रोड्यूस की, ना इनपुट्स खरीद पाता है ठीक से, ना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाता है। यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, फार्मर एफपीओ वाला कॉन्सेप्ट, वो अभी शुरू हुआ है, लेकिन वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उसको सही तरीके से अगर लागू किया जाए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बने, तो वो एक तरीका हो जाएगी कि फार्मर उसके माध्यम से इंडस्ट्री से अपना वो कर सकेगा, तालमेल बैठा सकेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकेगा, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। तो इस पे जरूर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
और आगे जैसे और चर्चा बढ़ेगी मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल सुशील जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम कहें तो अभी बातें बहुत हो रही है हमें ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाने की और उनकी नीतियों को सुधारने की, उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन वही जिस तरीके से विजय शंकर पांडे जी ने भी बोला कि बहुत सारी नीतियां आती हैं, योजनाएं आती हैं, लेकिन वो वही घुमा फिरा के योजनाएं चलती रहती हैं। लेकिन अभी हमें जरूरत है, अगर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और इसको कह सकते हैं जो इस वक्त आपदा में भी हम अगर अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवसर कैसे ढूंढ पाएंगे जब तक हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे? तो क्या लगता है इसमें चाहे फाइनेंशियली तौर पर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सब मिलाकर पूरा मजबूत करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों को, तब जाकर हम आगे अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे? ये वक्त है अब इस पर ध्यान देने का। सही है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कृषि क्षेत्र पर आधारित है और उससे अधिक जो महत्वपूर्ण विषय है वो, जैसा अभी आलोक रंजन जी ने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनके पास जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए उनकी अपनी आमदनी कम है और उनकी आमदनी बढ़ाने का जरिया होना चाहिए। दूसरी बात कि ज़्यादातर हमारे किसान जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, तो वो वायबल होल्डिंग नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की होती हैं। ये सब कोई नई बातें नहीं हैं। मैं सन 72 में सेक्रेटेरिएट में आया था और कृषि विभाग में था, तब से मैं सुन रहा हूँ वही योजनाएं नाम बदल करके आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। देखिए इसमें ख़ास तौर से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़कें हो, मार्केटिंग हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। कृषि में नई विधियां आती हैं, उन विधियों को कहते हैं जैसे यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको फार्मर तक पहुंचाना होगा, फार्मर की ट्रेनिंग करनी होगी। जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं कि कृषि के साथ साथ चाहे वो भैंस और गाय पालें या इस तरह की मछली पालन हो या कोई और चीज़ जो वहाँ के लिए उपयुक्त हो, उसके साथ साथ करें, तभी वो वायबिलिटी बनती है। और सबसे ज़रूरी है, जैसा अभी पहले भी बताया लोगों ने, कि कृषि को उद्योग से इसका संबंध बढ़ाना है। देखिए आज से 100 साल पहले अंग्रेज आए और उन्होंने शुगर केन की क्रॉप डेवलप की और उसके साथ शुगर मिल लगवाई। जहाँ शुगर मिल लगवाई तो शुगर केन के क्रॉप कैश क्रॉप थी, जो फार्मर्स थे उनकी इनकम बढ़ी। जहाँ शुगर मिल लगी वहाँ एक छोटा सा टाउन बना और दोनों का आपस में संबंध हुआ। हमारे यहाँ अब देखिए, अब जैसे सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी बम्बई जाता है काम के खोज में, क्योंकि हमारे टाउन और जो उसके हिंटरलैंड है उनका आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। तो वो रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ देखिए हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोगों के जो हुनर थे, स्किल थे, उनका डेवलपमेंट होना है ताकि और प्रोडक्टिव हो सकें। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी शिक्षा और स्किल लाना है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पर अस्पताल नहीं काम करते हैं, तो ये गवर्नमेंट की मशीनरी भी वहाँ काम नहीं करती है, ये भी एक देखने की बात है। तो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए और एग्रो इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो एग्रो इंडस्ट्री ही अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में ब्रिज होती है और कृषि और उद्योग के बीच में ब्रिज होती है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग, इन पर जितना अधिक जोर दिया जा सके करना चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ केवल कृषि की बात नहीं है, रूरल एरिया इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही थी। इनफॉर्मल सेक्टर में देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, उसमें जो व्यक्ति काम करता है वही सब कुछ करता है, वही मैनेजर है, वही वर्कर है, वही एंटरप्रेन्योर है। और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी होती है कि उसको पहले से बता दिया जाए कि ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था का वो उसमें अपना बेनिफिट निकाल सके। तो अगर एकदम से जैसे हम लॉकडाउन करेंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कुछ उसका अरेंजमेंट नहीं कर पाता है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं उस तक पहुंच नहीं पाती हैं। अभी सरकार ने बहुत सी योजनाएं दी हैं, लेकिन बैंकों का जो अभी तक हाल रहा है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसलिए
हमें उन सब एक्टिविटीज़ को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा और हमारा बैकबोन जो है वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो है उसको हमें फिर से रिजुवनेट करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी मेहनत होती है। वो चाहते हैं कि सिंगल पॉइंट पर सारी सर्विसेज हो। आज से 42 साल पहले मैं नोएडा आया तो सबसे पहले यही काम किया कि सारे डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लेकर के और सिंगल पॉइंट किया, वरना कोई इंडस्ट्री नहीं लगती यहाँ, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जब जाते हैं तो वो इंडस्ट्री उनसे घबराती है और अगर सिंगल पॉइंट होता है तो वो एक प्रमोशनल एटीट्यूड लेकर के काम करते हैं। तो ये करना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से मदद करनी पड़ेगी। उनकी क्रेडिट है, मार्केटिंग है और उनके स्किल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आजकल प्रमोशनल एक्टिविटी हो नहीं रही है। बिल्कुल, ये आप बहुत अहम कह रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं हो रही है और इसकी वजह से मैंने भी जो जितना समझा है, जाना है, उसमें ये देख रहे हैं कि शहरों में लोग समझ तो रहे हैं लेकिन उन्हें कैसे क्या करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो कर नहीं पा रहे हैं। लोग करना भी चाहते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्रों का और उसको मजबूत करने का, तो वो उतने अच्छे से तरीके से करते नहीं है जितना ग्रामीण इलाकों में किया जा सकता है। विजय शंकर पांडे जी, एक और सवाल है। राहुल गांधी ने ये भी एक सवाल किया था कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए मुश्किल है ये भविष्य और छोटे कारोबारी ही भविष्य हैं, लेकिन सिस्टम नहीं दिख रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। एक हमेशा से जो थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे काम किया, हमेशा एक बात कहते हैं, समय के साथ नए नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने पड़ते हैं। जो इंस्टीट्यूशन आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारी इकोनॉमी को चला रहे थे, अब समय आ गया उनकी जगह नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करिए। हम वो कर नहीं पाए। दूसरी बात जो अभी बात आ रही, देखिए, ये एक समेकित रूप से विकास करने की बात सोचनी पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना जो है हमारे देश का बहुत खराब है। हम लोग अवस्थापना के मामले में दुनिया के वर्स्ट, सबसे खराब देशों में से है। लेकिन कोई भी सरकार जो आती है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे मैं बताऊं, शिक्षा, कोई दुनिया, देखिए, सारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि अगर आपने एजुकेशन ठीक न की तो देश ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना आप भाषणबाजी अच्छे दिन लाने की और शाइनिंग इंडिया कर दीजिए और गरीबी हटाओ कर दीजिए, कुछ नहीं होना है। क्यों? जहाँ का रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बनाता है देश, वो रॉ मटेरियल अगर सड़ा गला होगा, जैसा हमारे देश में है, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, मुझे तो लगता है, मैं अपने अनुभव कर सकता हूँ, हो सकता है हमारे साथ बैठे अन्य लोग इससे सहमत हों, ये जानबूझ कर की गई चीज़ है कि शिक्षा मत होने दो। यहाँ के स्कूलों की हालत, यहाँ की शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि उसमें रिपोर्ट पे रिपोर्ट लिखी आ चुकी कि लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, जोड़ना घटाना नहीं जानते और 10वीं 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सड़े गले स्कूल हैं, इनको बदल कर एक समेकित अच्छे स्कूल हर 5-6 गाँव पर एक बनाने पड़ेंगे, जिससे आप पहले रॉ मटेरियल ठीक करिए, देश का रॉ मटेरियल ठीक करिए और ये रॉ मटेरियल जो है उद्योग वाला, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कतें लगेगी। दूसरा, लोगों की जो गरीबी की जो हालत बात तो होती है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि उससे गरीब नहीं हटाए, गरीबी रेखा को इतने नीचे कर दी कि सारे गरीब गरीबी रेखा के बाहर हो गए। आपको अगर देश के जो लोग सुन रहे हैं, प्रदेश के जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें अगर जानकारी मिल जाए कि गरीब की परिभाषा क्या है, आज की स्थिति में मुझे बताया गया है कि कोई गरीबी की परिभाषा नहीं है, गरीबी रेखा की। लेकिन जो पहले थी वो थी कि अगर आपको 2400 कैलोरी, मतलब आपको 4 रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, तो आप गरीब नहीं हैं। अब आप सोचिए, ये इस गरीबी रेखा को देखकर हम कहते हैं हमारे यहाँ तो गरीब नहीं है। अरे आप गाँव में निकल के देखिए, भीड़ लगी हुई है गरीबों की। बिल्कुल। और एक लॉकडाउन हुआ, लोग भूखों मरने लगे। इसके कारण सारा लॉकडाउन का असर खत्म करना पड़ा, क्योंकि आपके सामने ये समस्या खड़ी है कि लोग भूखों मारे या कोरोना से मारे। जी, ये देश की ये आज की स्थिति है। इसलिए जो कहानियां हम लोग बना रहे हैं कि ये रिफॉर्म ला देंगे, फला आ गया, इससे कुछ नहीं हो रहा है। मूलभूत चीजें, एजुकेशन ठीक करिए। दूसरा, कृषि हमारी यहाँ, मैं आपसे बताऊं, जो हमने लिटरेचर पढ़ा, बड़ी इफिशिएंट है। हाँ। हमारा देश का किसान जो है दुनिया के और देशों में कोई वो कमजोर नहीं है, बड़ा इफिशिएंट है, 3-3 फसलें लेता, सब करता है। लेकिन उसकी हालत हमने जो बना रखी है वो इतनी खराब है कि वो एकदम जानवरों की जीवन जीता है। गांव में आप चले जाएं, जानवर और आदमी में कोई फर्क नहीं है। बगल एक तरफ गाय बंधी है, भैंस बंधी है, वहीं बगल में आदमी सोता है। हाँ। हम लोगों ने आज तक गांव को समझा ही नहीं, वहां आदमी रहते हैं।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए चाहे आप बड़े उद्योग की बात करें, चाहे छोटे उद्योग की बात करें, चाहे मझले, अंत में होगा क्या कि लोगों के पास काम है कि नहीं। काम के लिए आपको उद्योग पैदा करने पड़ते हैं, संसाधन पैदा करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग की बात मैं आपसे बताऊं, स्किल्ड इंडिया मनमोहन सिंह जी ने शुरू की, आज स्किल इंडिया मोदी जी ने शुरू की। स्किल इंडिया कहीं नहीं है, सब कागजों पर है। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में बड़े पुअर हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं, भ्रष्टाचार से हम लोग ग्रस्त हैं, और भ्रष्टाचार से लड़ने की हम लोगों ने एक तरह से नेशनल तो स्पिरिट फिर ऐसे में तो हम ये कह सकते हैं, चाहे कितना भी यहाँ पर अफसर आ जाए, कितने, बिल्कुल ऐसे में हमारे पास कितने भी अफसर आ जाए, हम उसका अफसर को गेन ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे अगर कितनी भी हमारे सामने चुनौतियां हों, अगर जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे भी हम चर्चा करेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आपदा में भी हमें अवसर मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में कई यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि अभी मौका है, हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को आगे सुधारने के लिए रणनीति अगर अच्छी बनाई जाए, नीतियों को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। बहरहाल अब मैं रुक करती हूँ फिर से यहाँ पर आलोक रंजन जी का। आलोक रंजन जी, यहाँ पर बात एक ये आई थी, राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन इस पर ये तो नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये बात कही है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपनी तरीके से बात करती हैं, राजनीति करती हैं। इसको राजनीति से इतर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में एक संस्था बनाई, जिसके बाद हमने देखा कि लाखों महिलाओं को मजबूत होते देखा, लेकिन राजनीति के कारण एक सरकार ने उस पर हमला कर दिया। तो ऐसे में ये माहौल किस तरह से है और कैसे फिर हम महिलाओं को मजबूत करने की बात करेंगे? अब देखिए, ये तो जो भी कमेंट हो सकते हैं ये राजनीतिक हो सकते हैं, तो इस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा अपने उस पर। लेकिन जहाँ तक रही बात महिलाओं की, तो ये बात सही है कि महिलाओं का ये कई आंकड़े सामने आए हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बहुत कम है, और सभी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसको बढ़ाने से बड़ा सीधा संबंध इसका जीडीपी के बढ़ने से है। तो महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर बढ़ाना है तो उस तरीके के सिस्टम को लागू करना है, उस तरीके की व्यवस्था को लगाना है। और उसके लिए अभी जैसे विजय शंकर पांडे जी ने बात रखी एजुकेशन की, तो सबसे पहला कदम तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि महिलाओं की शिक्षा कम से कम 18 साल, क्या क्योंकि ग्रेजुएशन तक क्यों ना हो, कि लड़कियों की शिक्षा जो है वो मैं तो समझता हूँ कि पूरी तरीके से निःशुल्क रहनी चाहिए, और उनको सबको 100% शिक्षा जो है वो इसकी प्रदान की जानी चाहिए। अगर वो मिलेगी तो महिलाओं को ऑटोमेटिकली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और उनकी स्थिति में काफ़ी अपने आप में सुदृढ़ हो जाएगी। एक तो अपनी जगह ये चीज़ है। दूसरी जहाँ बात रही, जो मोहम्मद यूनिस सर से बात हो रही थी, वो माइक्रो फाइनेंस का उन्होंने जो काम किया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को छोटे छोटे लोन दे के और उनको वायबल प्रोडक्ट को देना, एक्टिविटी देना, उसमें महिलाओं का काफी योगदान रहा। और महिलाओं के समूह को उन्होंने काफी इस तरीके से इंकरेज किया है। तो हमारे यहाँ भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी महिलाओं के बने ग्रामीण क्षेत्र में, और उनमें से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत एक्टिव है। कईयों ने तो कई कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, और उसकी बिक्री करके काफी आमदनी भी हासिल कर ले रहे हैं। और अभी जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लागू हुआ है, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन बहुत अच्छी योजना है अपने आप में, अगर उसको सही तरीके से लागू किया जाए। उसमें महिलाओं को, समूह को किस तरीके से और वो उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, उनकी और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, उसकी तरफ वो केंद्रित करता है। तो मैंने इसको डील भी किया है अपने लेवल से, जब मैं एपीसी था। ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे काफी सुधार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का हो सकता है। और जैसे महिला डेयरी योजना रही, उत्तर प्रदेश की महिला डेयरी योजना बहुत सफल योजना रही थी, उससे महिलाओं का काफी आर्थिक उत्थान हुआ था। तो इन सब योजनाओं की तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करने की बहुत आवश्यकता है। तो महिलाओं का अगर रोल बढ़ाएंगे हम लोग, तो निश्चय जो है काफी मदद मिलेगी इस आर्थिक संकट को डील करने की। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही आपदा को अवसर में बदलने की। ये तो बहुत अच्छा अवसर है जो कोरोना ने दिया है हमको। सबसे पहली बात तो जो मजदूर की समस्या, हम लोग सब मजदूरों को देखते थे, कभी नहीं समझते थे कि इतनी भीषण समस्या है। जब लोगों को सड़क पे चलते देखा मजदूरों को, तब हम समझे कि इनके लिए कितनी बड़ी आर्थिक संकट इनके लिए उत्पन्न हो गया है। और तब हम समझे कि जो लोगों को हम रोज देखते हैं, हमारे घर में काम करते हैं, आसपास काम करते हैं, वो कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ लगाता है, वो उसकी आर्थिक स्थिति कितनी संकट में है, जो मजदूर है यहाँ पे। और उसके लिए
कुछ करना बहुत आवश्यक है। तो अब आर्थिक नीतियां जो बनेंगी वो उस पर केंद्रित होनी पड़ेंगी। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो मोहम्मद यूनुस जी ने भी कहा अपने उसमें, जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें कैसे इन लोगों को एक सोशल सुरक्षा दी जा सके, एक आर्थिक सुरक्षा दी जा सके, दोनों चीज की आवश्यकता हो जाएगी, सोशल सुरक्षा भी, आर्थिक सुरक्षा भी। और उसके लिए कैसे इनको ग्रामीण क्षेत्र में ही इनको अगर रोजगार मिल सके तो इतनी भारी मात्रा में ये लोग ना जाके स्लम्स में, अर्बन एरिया में सर ऐसा क्यों लग रहा है, वहाँ पे ही इनको अगर अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, गेनफुल। जी सर, लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। ये बात है कि हमने देखा कि काफी संख्या में मजदूर पहुंचे गांव, और फिर कई लोगों ने ये भी कहा कि अब हम गांव पहुंच गए हैं, यहीं पर अपना कुछ करेंगे। कई सरकारों ने ये भी कहा कि उन्हें उन्हीं के जिले में नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी अब फिर हम देख रहे हैं कि वापस वो वहां से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, तो अब मजबूरी, कोरोना चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो पेट पालना है, तो फिर से वो रुक कर रहे हैं उधर का। तो ये कहा जाए कि जब स्थितियां थी तब आपको ये जी बोलिए। नहीं, इसमें ये स्थिति है कि आप ये समझिए कि ये लोग जो लौट के आए हैं, पहला तो ये हुआ मनरेगा में सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ये बात सभी शासन या सभी गवर्नमेंट्स ने कहा। अब मनरेगा में 202 रुपए पर डे मिलता है, तो मनरेगा में भीड़ लग गई। मनरेगा में ये सही है कि 2 महीने में बहुत काम हुआ, और मैंने अभी देखा था कि 10 जिलों में और पूरे देश में तो पूरे साल का बजट उन्होंने 2 महीने में यूटिलाइज कर लिया। और बीएससी एमएससी वाले लोग जो लौट के आए थे मजदूर बाहर से, वो भी मनरेगा में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सबको काम नहीं मिला उसमें। और जिसको मिला भी वो 200 रुपए मिल रहा है, तो वो 200 रुपए वो भी 20 दिन के लिए मिला, 25 दिन के लिए मिला, 15 दिन के लिए मिला। वो तात्कालिक राहत तो हो सकती है, पर वो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं कहा जा सकता। अब रही बात कि जो कई सरकारों ने ये घोषित कर दिया कि हम रोजगार उत्पन्न कराएंगे, इंडस्ट्री रोजगार देगी। अरे इंडस्ट्री कैसे अभी दे देगी? अभी तो इंडस्ट्री पूरी तरीके से खुली नहीं, पूरी तरीके से अनलॉक ही नहीं हुई। अनलॉक होने के बाद भी उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी डिमांड भी नहीं है मार्केट में उतनी। एक सर्वे ने कहा कि 32% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी इस साल में। जब 32% बंद हो जाएंगी तो ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्री कहाँ से इमीडिएटली लोगों को जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इमीडिएटली उपलब्ध करा पाएगा? इसमें समय लगेगा। मतलब कह सकते हैं ये दूर का नीति को क्रियान्वयन करने में इसमें समय लगेगा। मतलब ये दूर के ढोल सुहावनी टाइप की कहावत कह सकते हैं। लौटना चाह रहे हैं जी सर, बिल्कुल इसलिए लौटना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी पर मैं आती हूँ। अब सुशील जी, क्योंकि लौटना चाह रहे हैं कि जहाँ इनको एम्प्लॉयमेंट मिला था। आलोक रंजन जी ने एक बात कही सुशील जी, वो कहा कि, और ये हमने भी देखा था कि कई बीएससी एमएससी और काफी पढ़े लिखे जो लोग थे वो मनरेगा में कर रहे थे काम और खेती कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इसको हम इस स्थिति पर लेकर जाएं कि आज स्थिति ये आ गई है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आपके पास रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर हैं, चाहे वो नौकरी का संकट हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग का संकट हो, जो भी हो। तो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? क्योंकि बार बार बातें जब हो रही हैं तो ये कहा जा रहा है बहुत जल्दी हम रिफॉर्म कर लेंगे, लेकिन लग रहा है स्थितियां ऐसी हैं। सुशील जी, आवाज कट गई। तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। सुशील जी का रुख करेंगे। विजय शंकर पांडे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, जो बात बिंदु अभी उठाया जा रहा है कि ये जो रोजगार के अवसर सरकारें दे देंगी सभी उन लोगों को जो बाहर से आए हैं और उनको मनरेगा में दे देंगी, देखिए ये सब मैं स्पष्ट कहूँगा इन शब्दों में ये झूठ बोला जा रहा था। ये सिर्फ जनता को बहकावा देने की बात थी। मनरेगा का कार्यक्रम मैं आपसे बताऊं, 40 साल पहले ये NREP प्रोग्राम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उससे शुरू हुआ। ये उसी का नाम बदला हुआ है। और बड़ा दुर्भाग्य का दिन था 2005 में जब मनरेगा कार्यक्रम को सरकार लेकर आई और ये कहते हुए कि ये गेम चेंजर है, मतलब ये देश को बदल के रख देगा। ये दुख की बात है कि 55 साल की आज़ादी के बाद सरकार क्या ढूंढ पाई रोजगार के बारे में नौजवानों के लिए? फावड़ा, मिट्टी खोदना। ये 55 साल बाद ये प्रोग्राम अगर कोई देश की सरकार लाती है और उसको बाद की सरकारें चलाती है तो ये शर्म की बात है। मैं आपसे बताऊं, मैंने इस कार्यक्रम को 2009-10 में कमिश्नर लखनऊ इसको इम्प्लीमेंट किया। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल धोखा हो रहा है देश के साथ। आपके पास मनरेगा में काम कराने के लिए आपकी गाइडलाइन के अनुसार गाँव में कुछ बचा ही नहीं। मैं इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इस बात को कोई अगर इसको गलत सिद्ध कर दे तो मुझे बताइए।
आपने पिछले 40 साल में वही काम कर रहे हैं, आप मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं, तालाब कितनी बार खुद तो चुके, सर ये क्यों सड़कें आंखों कितनी में बार धूल बन झोंकने चुकी, वाला काम खंडे हो रहा कितनी है? बार लग चुके। देखिए ये इसलिए क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए झुंझुना बड़ा आसान है, और उसमें ब्यूरोक्रेसी और जो नीचे की व्यवस्था है, नेता हैं, देखिए रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा अड्डा है। मैं आपसे बताऊं, मैं चूंकि मैंने इस फील्ड में इतने साल काम किया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसका बहुत छोटा सा अंश लोगों के पास जाता है, और ये जितनी भी व्यवस्थाएं कागज पे चल रही हैं, जिसमें कहा जाता है कि ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये सब धोखा है। आप असलियत जाके देखिए किस तरीके से हो रहा है। किसी गांव में जाइए, कितने वर्षों तक आप तालाब खोदेंगे? अरे तालाब तो 2 ही 3 हैं। 40 साल पहले सन 80 से मैं आपसे बताऊं, इस कार्यक्रम को मैं इंप्लीमेंट कर रहा था, और सन 2010 तक मैंने इसको किया है, जब लास्ट में मैं फील्ड में कमिश्नर था। वही तालाब खुद रहा है, वही मिट्टी भरी जा रही है, वही खड़ंजे लग रहे हैं। अरे क्या है ये? आगे बढ़िए, आप देखिए गरीबी दूर कर। सबसे पहले ये देखिए कि दुनिया का कोई देश इतने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पुअर रोड, इतने पुअर अस्पताल, इतने पुअर शिक्षा के साधन के आधार पर इतने खराब गांव, मतलब गांव में आप से जाएं, कोई अव्यवस्था का माहौल है, न नाली निकलने के लिए पानी है, न वहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था है। जैसे लगता है कि गांव में रहने वालों को न तो सफाई की ज़रूरत है, न उनको नाली की ज़रूरत है, न उन्हें सीवर लाइन की ज़रूरत है, न उन्हें रोड लाइट की ज़रूरत है। ये सब शहरों के लिए ज़रूरत है। 70% लोगों के लिए आपने गांव सभा बना रखी है। मेरा ये कहना है साहब कि आप अपनी सोच को बदलिए, देश की सरकार को, और उन्हें सबसे पहले 3-4 काम करने होंगे। शिक्षा को एकदम विश्व स्तरीय बनाइए, स्वास्थ्य को विश्व स्तरीय बनाइए, गाँव को रिमॉडल करिए, और ये तीनों काम से सरकार करेंगे। PPP मत करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करता है लाभ कमाने के लिए, वो धर्मादा नहीं करने आता। ये काम सरकार का, सरकार 30 लाख करोड़ रुपए का बजट लेके किस लिए बैठती है? सिर्फ बड़ी सी सेना खड़ी करने के लिए, और बड़े बड़े स्मारक बनाने के लिए, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह देने के लिए नहीं। उसका काम यही था। अब आप ये देखिए, अगर आप शिक्षा अच्छी कर दीजिए निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क कर दीजिए, अच्छे घर दे दीजिए, तो हर गरीब आदमी की जेब में 10,000 रुपए महीने चला जाएगा। आज उसकी जेब से 10,000 रुपए जा रहे हैं सिर्फ शिक्षा पर, बच्चे को पढ़ाने में, स्वास्थ्य में, और अपने घर की रखरखाव में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप यहाँ पे। गरीबी अच्छे दिन आने के नारे से, और इससे नहीं होती, शाइनिंग इंडिया के नारे से और गरीबी हटाओ के नारे से। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सुशील जी, क्या ऐसे में अब आगे की कदम उठाए जाएंगे सरकार? क्योंकि अभी भी बार बार जो सरकार ये कह रही है कि अभी ये कोरोना काल चल रहा है और स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो रणनीतियां हमने आगे बनाई है, उसका बहुत जल्दी असर दिखेगा और मजबूत। लेकिन जो आलोक रंजन जी ने भी बोला था कि यहाँ पर BSc MSc वाले भी, और हमने भी देखा कि वो खेती कर रहे हैं या मनरेगा में काम कर रहे हैं या फिर रोजगार नहीं है, तो ऐसे में आगे आने वाली पीढ़ी को कहाँ, किस दिशा में जाएगी? सुशील जी देखिए, सबसे पहले तो चीज़ों को सामान्य करना चाहिए। ये हाँ जी, हाँ, हेलो जी 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 मेरी सर। आवाज़ आ रही है? जी सर। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? जी हाँ। तो सबसे पहले चीज़ों को सामान्य करना चाहिए। सामान्य करने का मतलब मेरा ये है कि ये हेल्थ इमरजेंसी है, इसको लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इमरजेंसी बना दिया गया है। जो इसमें देखिए, अगर केंद्र सरकार कुछ अनलॉक भी करती है तो राज्य सरकारें उसको पूरी तरह से नहीं कर रही हैं। तो जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होंगी तब तक जो है कोई योजना, कोई चीज़ ठीक से नहीं चल पाएगी। चीज़ों को जल्दी जल्दी सामान्य करिए। सबसे देखिए, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो लोगों को पहले सामान्य करके अपने पैर पर खड़े होने के लिए कहिए, और लोग आगे आएंगे, फिर आप उनकी मदद करिए। अब जैसे बात कही गई कि बांग्लादेश में क्या है, मोहम्मद यूनुस ने बहुत अच्छा काम बांग्लादेश में किया है, और इसीलिए महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ सब जगह वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। लिज्जत पापड़ है, अमूल है, ये सब महिलाओं से ही चलते हैं। लेकिन बांग्लादेश में महिलाएं जो हैं वो गारमेंट इंडस्ट्री की बैकबोन है, और बांग्लादेश हमारे यहाँ से ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। हम महिलाओं को एजुकेशन तो दें ही, उनको स्किल दें, जो उनकी नेचुरल स्किल है, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई और गारमेंट इंडस्ट्री में हो, उसको और इम्प्रूव करें और उसमें देखें
तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, एक अर्थशास्त्री ने कहा, चूँकि माइग्रेशन की बात हो रही है और मनरेगा की, एक अर्थशास्त्री ने एक बात कही है और एक प्रोवोक करने के लिए कहा कि भारत में सबसे बड़ा एंटी पावर्टी प्रोग्राम माइग्रेशन रहा है, मनरेगा नहीं, माइग्रेशन रहा है। अगर माइग्रेशन बंद हो जाएगा तो बहुत से लोग जो हैं एकदम ही जो अभी पावर्टी के सीमा के ऊपर आए हैं और फिर पावर्टी की सीमा नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कम है जहां वो रहते हैं। तो उसके लिए हमें, जैसा मैंने कहा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है उनको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। गांव और शहर का लिंक बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को अपने घर के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और ये बात सही है कि मनरेगा, जो जितनी बातें कही विजय शंकर जी ने, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो अगर नाली नहीं है गांव में, सड़क नहीं है, बिजली खंभे नहीं है, तो मनरेगा योजना से क्यों नहीं है किया जाता है? क्यों मनरेगा से केवल सिर्फ मट्टी खोदने का काम किया जाता है? मनरेगा योजना में परिवर्तन किया जाए, गांव की जो भी रिक्वायरमेंट हो मनरेगा योजना में लाई जाए और उसको और बजट से मनरेगा योजना प्लस बजट, स्टेट बजट, सेंट्रल बजट मिला करके एक सिंथेसाइज किया जाए और फंड किया जाए। तो ये जो अलग अलग योजनाओं में काम करने की बात है, उससे भी हमारे यहाँ काफ़ी कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं। एक ज़माने में मुझे ध्यान है RLGP योजना चली थी 72-73 में, मैं उस वक्त देखता था और मैं सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था सन 85 में। हम लोगों ने RLGP योजना में यही था 60% जो खर्चा है वो लेबर पे होना चाहिए। उसको हमने PWD योजना से लिंक कर दिया और मटेरियल कंपोनेंट PWD से लिया, लेबर यहाँ से लिया। बहुत सी सड़कें राज्य में बनी जो कि उस योजना से बनी। तो हम क्यों नहीं ये लिंक कर देते, स्टेट बजट और मनरेगा और सेंट्रल बजट ये लिंक करके जो हमारी उपयोगी योजनाएं हैं उसको हम बनावें और इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करें। गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो नाली हो, चाहे वो खड़ंजा हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब इम्प्रूव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर आलोक रंजन जी, एक बात, जिस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए इस पर अगर बात करें, कुछ दिन पहले देखा था, कई बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि सोलर सिस्टम से गांव को मजबूत करना है। अब हर जगह से अगर गांव मजबूत होगा तो ऐसे में लग रहा था, एक उम्मीद जग रही थी कि शायद ये चीज़ हो। लेकिन अभी भी अगर हम गाँव की बात करें, कुछ अगर इलाकों को छोड़ दें, लेकिन वहाँ पर अभी भी कृषि सिस्टम वैसा ही है, लाइट की व्यवस्था वैसे ही है, जानवरों से वैसे ही किसान परेशान हैं। अब फसलों की बात करें, अब मौसम इस तरीके का हो चुका है कि वो बेमौसम बरसात इसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार बहुत बजट बना देती है, नीतियां भी बना रही है, लेकिन अभी इस पर होमवर्क करने की ज़रूरत है और होमवर्क करके अगर इसको लागू किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है और कई एरिया से इसमें पूरा अटैक करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए। कृषि में जैसे बात मैं पहले अपनी बात कही चुका हूँ कि कैसे कृषि में किसान को इंडस्ट्री से जोड़ के और रूरल इंडस्ट्री हब बनाए जाएं। साथ ही साथ जैसा अभी सुचित त्रिपाठी सर ने भी कहा था कि किसान की आमदनी बढ़ाने पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है और वो खाली कृषि से नहीं हो पाएगा, उसमें एनिमल हस्बेंड्री बड़ा रोल प्ले करता है, पशुधन विकास। तो अगर डेयरी सेक्टर को विकास किया जाए, साथ साथ में आपके और पोल्ट्री का विकास किया जाए, जो हम लोगों ने किया था, ट्राई भी किया था, कई योजनाएं हम लोग लाए थे उत्तर प्रदेश में, कामधेनु विकास योजना, पोल्ट्री विकास योजना, उससे बड़ा असर दिखाई दिया था। मत्स्य पालन एक ऐसी योजना है, मैंने खुद देखा अपने उसमें कि उसमें 15 से 17% तक की ग्रोथ रेट हो सकती है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में तो उसमें बहुत कम काम हुआ है। अगर काम हो तो वो काफी विकास ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। तो एक तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा जो लघु और उद्योग और माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो बात भी अभी सुशील त्रिपाठी सर ने कही, 99% उद्योग हमारे माइक्रो सेक्टर में आते हैं। जो 99% माइक्रो में जिसमें 1 या 2 आदमी अपना उद्योग चला रहा है, उसके लिए कोई योजना उस तक नहीं पहुंच पा रही है। जो वो पहुंच भी रही है वो थोड़ा उससे बड़े लेवल के उद्योग पे जा रही है, लेकिन ये काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ हो रहा है। तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ इसके लिए स्पेसिफिक नीति जो है, जो इस पे केंद्रित हो, उसको लागू करना अति आवश्यक होगा जी। और तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य को अब किसी भी सरकार को अब प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये कोरोना, जैसा सर ने कहा, अभी तो स्थिति को सामान्य करना है। और शिक्षा की बात करें, जो शिक्षा नीति आई है, क्या इसका कुछ फायदा होगा? शिक्षा नीति अच्छी है, काफी वो है, इंटेंशन इसका अच्छा है, लेकिन पूरी कहानी आएगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन,
जैसे उन्होंने कहा कि 6% जो है वो जीडीपी का आप इसमें खर्च करिए शिक्षा में, अभी तो 3% के आसपास हो रहा है, ये और भी कम हो रहा है। तो ये कब तक बढ़ पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा, क्या होगा? और खर्च ही नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेन चीज है। तो गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाएगा, ये कहीं बहुत मुझे अभी तक जो मैंने पढ़ा शिक्षा नीति, एक फाउंडेशनल कोर्स वाली बात तो समझ में आई कि प्री स्कूल एजुकेशन से काफी कुछ प्राइमरी लेवल पे वो बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन बाकी जगह कैसे टीचर एब्सेंटिज्म रोका जाएगा, कैसे टीचर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, कैसे लर्निंग आउटकम्स को इंश्योर कराया जाएगा, वो व्यवस्था एक इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है। तो ये शिक्षा नीति तभी सफल होगी जब हर प्रदेश को इसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप बना के इसकी पूरी नीति को कैसे लागू किया जाए, उसमें एक एक चीज पे विचार करके योजनाएं बना के लागू करनी पड़ेंगी, तभी ये सफल होगी। नहीं तो इंटेंशन की बात, नियत की बात रह जाती है। और नियत तो अच्छी रहती है, नियत अच्छी बात है, अच्छी नियत है, लेकिन अच्छी नियत एक लेवल तक ही जो है मदद कर पाती है। बिल्कुल, इस डिस्कशन को मैं खत्म करूंगी आखिरी बात से यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी के पास से रुक करके। सर, जिस तरीके से आपने कहा वही बात यहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने भी कहा, सरकार के पास काफी चीजें हैं, अगर सर उनके पास ताकत है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले आप व्यवस्था दीजिए। अगर वो व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और इस पूरे डिस्कशन का चर्चा लास्ट अगर कहें लबोलुबाब यही निकल रहा है कि आप कितनी भी नीतियां बना लें, एक तो भ्रष्टाचार, दूसरी बात उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करने की सोचेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी नीतियां बन जाएं। दीपाली जी, देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार को अपने संसाधन से सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं इसको पहले ये एकदम बहुत स्टैंडर्ड की कर दें, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव का विकास, और ये बात दूसरों के जिम्मे न छोड़ें। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि एजुकेशन और हेल्थ को इन्होंने टोटली प्राइवेटाइज कर दिया। दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्थ में प्राइवेटाइज देश इंडिया है, भारत है। आपको जान के बड़ा दुख होगा, 92% ये प्राइवेटाइज है। मतलब यहाँ के लोगों को सरकार से सिर्फ 8% मदद मिलती है। ये स्थिति इस इतने गरीब और दरिद्र देश की है। इस चीज़ को हमारे देश के जो पॉलिसी प्लानर्स रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, चाहे नेता रहे हों, इन्होंने इस कंफ्यूजन में लोगों को मार डाला। उसी तरह शिक्षा नीति जो आई है ये एकदम जिसे कहते हैं कागजी है, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे कहते हुए कोई संदेह, मैंने 1986 की शिक्षा पॉलिसी मैंने इम्प्लीमेंट किया था, मैं HRD डिपार्टमेंट में रहा हूँ और मैंने इसको पढ़ा। टोटल कागज के नारे हैं, इसमें कुछ नहीं है। इससे आप 20 साल बाद हम लोग कभी अगर डिबेट करेंगे, अगर जीवित रहे तो फिर यही बात कहेंगे कि 2020 की भी शिक्षा प्रणाली तो ये जो नेशनल पॉलिसी तो बेकार थी। देखिए, सरकार को देखिए, जब तक आप मूलभूत चीजें पैदा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये नीतियां हवा में बनाने से कुछ नहीं होगी। स्कूल ठीक करिए, अस्पताल ठीक करिए, सड़क ठीक करिए, वो बाजार ठीक करिए, गांव ठीक करिए, इसमें पैसा लगाइए, अगले 10 साल ये काम करिए, आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं जो बनाओगे आप, वो सब चीजों को तुरंत पैदा करेंगी, क्योंकि ये डिमांड पैदा करेंगी। आज हमारे देश में ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे देश के जो राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, में 1 मिनट लूंगा, वो फंस गए हैं इस थ्योरी में कि ये लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी में चले या थोड़ी से लेफ्ट ऑफ द सेंटर चले। ये सीधे यूएस की नकल करने लगते हैं। अरे, इनसे मेरा अनुरोध है ये यूरोप की और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की नकल कर लें, बाकी कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने मिक्स पॉलिसी से देश को बहुत स्वर्ग बना रखा है। हमें ये करना चाहिए, यूएस की तरफ इतनी टोटल लिबरल जो है कैपिटलिज्म पे न जाएं आप, और एजुकेशन भी खोल दो, हेल्थ भी खोल दो और सब कुछ खोल दो, इससे नहीं चलेगा। इस पर एक विचार करके और राजनीतिक जो नेतृत्व है उसको क्षमता लानी पड़ेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, ये अनुभव साझा करने के लिए, क्योंकि सभी जितने भी मेहमान थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में रहे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और कहा है कि रणनीति बनाने से, नीतियाँ बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर हमारे एजुकेशन हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अगर इसी पर हमने बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया तो शायद जो स्थितियां अब बनती जा रही हैं देश की, उसमें सुधार तभी लाया जा सकता है जब इन बेसिक चीज़ों को हमें मजबूत करें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो भ्रष्टाचार ना हो, दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और इधर उधर ना भटक के सीधे फोकस हो। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।